गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विजन पॉइंट फिर आपके सामने एक नए प्लेटफॉर्म पे आया है, जिसमें आपकी पुरानी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए नए प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सारी आपकी दिक्कतों को ख़त्म करते हुए बिल्कुल नए फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है। सत्यानंद सर की हेल्प से हम लोग ने अपना पूरा मेहनत से सारा एफर्ट करते हुए डिजिटली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का बीड़ा उठाया है, जिसके थ्रू हर चीज़ आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी लाइक वीडियो की, वॉइस की, वो सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस वाले वीडियोस के थ्रू। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस होंगी और हर सब्जेक्ट की लाइक 9, 10th, 11th, 12th जितना भी आपने सब्जेक्ट है आपका, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी चीज़ों के साथ कंटिन्यू बने रहना है। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड्स के थ्रू मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, आई एम सनी रजानी, बीटेक फ्रॉम HBTI कानपुर। 12 सालों से इस फील्ड में हूं और मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लगभग इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के कोने कोने में हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेते हुए हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आज पहला चैप्टर है हम लोग का डिटर्मिनेंट्स, लेक्चर 1 फॉर क्लास 12th। आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले इसके बारे में जान लें कि आज का जो लेक्चर है उसका मोटिव क्या है हमारा। उसमें सबसे पहले बेटा आपको जानना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। पहला चीज हम लोग ये सीखेंगे बेटा। उसके बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो होता है वो कैसे किया जाता है। लाइक इसमें हम लोग सब सीखेंगे, 2x2 भी सीखेंगे, 3x3 भी सीखेंगे, और यही नहीं इसके अलावा अगर n×n का भी होगा तो उसके बारे में भी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। और फाइनली इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट चाहे जितना बड़ा हो जाए उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। इतना काम हम लोग का बेटा आज के लेक्चर का है। तो शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट से। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है बेटा वो एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फिर जैसा कि आप जानते हैं ये या फिर ये, शायद थर्ड वाला लोगों को नहीं पता होगा, हम आपको बता रहे हैं दैट इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिसेस, नॉट एज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो थर्ड वाला सिंबल है वो भी आपकी मैट्रिसेस का ही सिंबल होता है। सिंगल ब्रेसेस रहता है तो वो डिटर्मिनेंट होता है, बट वो डबल हो जाता है अगर लाइंस, वो आपकी मैट्रिसेस कहलाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको समझना है। तो ये 3 सिंबल जो हमने आपके बनाए हैं दैट इज ऑल फॉर द मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस के सिंबल हैं। बट हमारा जो लॉजिक है आज का वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है? तो आपने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स? आपने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स? जैसे बेटा हमने ये सिंबल बनाया है, अगर इसी में हम ABCD यहां पे लिख दिया जाए तो इस ABCD को लिखने से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में बनी वो नंबर ऑफ रोज हैं, जो हमारे पास वर्टिकल में बनी वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आपने बोला हमारे पास यहां पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा दैट इज 2x2। 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिसेस। दिस इज मैट्रिसेस। इफ वी आर राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिसेस, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब बेटा ये है। तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या होती है? मैट्रिसेस का जो स्क्वायर फॉर्मेट होता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब आप बुक्स में भी या कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को जब बताया जाता है तो बस आपको इतना समझा दिया जाता है कि देखो बेटा ये होती है मैट्रिसेस और ये होती है डिटर्मिनेंट। तो हम आपको क्लियर कर दें इस चीज को कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में सिर्फ यही अंतर नहीं होता है। मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, बट जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू डिफाइन होती है, एक सर्टेन उसकी वैल्यू होती है। मैट्रिसेस की कभी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती, वो बस एक अरेंजमेंट होता है। ऐसा अरेंजमेंट मैट्रिसेस में जिसकी वैल्यू डिफाइन हो जाए उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो उसमें
कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ये पता है कि जो डिटर्मिनेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए या तो ऐसे वर्डिंग यूज की जाती है या तो ऐसे वर्डिंग यूज की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट वर्ड कभी आपके सामने आता है तो उसका बेसिकली मीनिंग है कि आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, आपको वैल्यू देखनी है। अब इसी में बेटा जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये मैट्रिसेस का सिंबल था, तो ये मैट्रिसेस लिखी है, इसके आगे डिटर्मिनेंट वर्ड यूज कर दिया हमने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी हमको डिफाइन करना है। आपने कहा कैसे इसको निकाला जाता है, तो अगर हम 2 क्रॉस 2 की बात करें तो बहुत आसान होता है बेटा। 2 क्रॉस 2 में आपको क्या करना पड़ता है, इस डी का मल्टीप्लाई इस ए में कर दीजिए, इस सी का मल्टीप्लाई इस बी में कर दीजिए और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा दीजिए। तो आपने कहा जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी डेट इज ए डी माइनस बी सी, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आती है तो आपको अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो उसका सिंपल सा वे है, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करिए, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए डी माइनस बी सी। जैसे हमने 2 क्रॉस 2 का निकाला है वैसे ही हम 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 का भी निकाल सकते हैं। तो आपने कहा अगर हम इससे ज्यादा ऑर्डर का निकालते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या आप कर नहीं सकते हैं। एक बार अगर पूरा लेक्चर आपके समझ में आ गया तो जिस भी ऑर्डर की मैट्रिसेस आपको दी जाएगी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए बेटा कुछ एग्जांपल देते हैं, आपने कहा कुछ एग्जांपल इसमें लिए जाएं, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, इसको हमें डिफाइन करना है। तो आपने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो आपने कहा इसके लिए अगर सिंपल सा तरीका अभी हमने देखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस, तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा 6 आया। तो आपने कहा जो ये वैल्यू डिफाइन हो गई दिस इज 4 माइनस 6, दिस कम्स आउट टू बी -2। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे इस चीज को डिफाइन करना है। तो आपने कहा कि अगर इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, आपने कहा जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो आपने कहा तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल आप कैसा भी लीजिए, अगर 2 क्रॉस 2 का लिया तो आपके तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने कहा इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा। आपने कहा ये -4 हो जाएगा, तो 0 -4 दिस कम्स आउट टू बी, बीच में ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए बेटा इसका आंसर 4 आ गया। तो आपने कहा इस तरीके से हम आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया 2 क्रॉस 2 में, हमारे लिए निकालने का एक ही काम है, आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले को बेटा इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है। एक और एग्जांपल आपके सामने है बेटा, इसमें देखो बेटा एग्जांपल लेने के पीछे हमारा जो लॉजिक है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको 2 क्रॉस 2 सिखाना है, 2 क्रॉस 2 तो आप एक पहले एग्जांपल में सीख चुके हो, मगर इसमें कुछ नई चीजें बतानी है, वो एग्जांपल के थ्रू हम आपको सिखाते चल रहे हैं। फॉर यहाँ पे जैसे बेटा इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, 4 - 4 0। अच्छा, ये जो वैल्यू 0 आई है इसके कारण इसका जो पर्टिकुलर नाम है एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है बेटा, सीधे तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर हम तुमसे कह दें कि यहाँ पे एक अननोन x है, बताओ x की क्या वैल्यू होगी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, तो आपने कहा वो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना बोल के इसका नाम देगा सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने कहा अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, अगर ऑर्डर ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक चीज। दूसरा, इसमें उसको बताने से पहले हम माइनर आपको डिफाइन कर दे ताकि आपको चीजें समझ में आए कि माइनर का यूज करते हुए एक्सपेंशन कैसे यूज किया जाता है। तो माइनर का मतलब क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं माइनर का मतलब होता है छोटा। अगर हम जनरल बात करें, जो माइनर हमको मालूम है तो उस माइनर का मतलब होता है छोटा। तो आपने कहा अगर हमको कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका माइनर हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने कहा उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको चीजों को समझाते हैं कि माइनर डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। जैसे बेटा ये एग्जांपल आपके सामने है, आपने कहा ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है बेटा, 3 कॉलम है। एलिमेंट की डेफिनेशन के समय इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है एलिमेंट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा AIJ। AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। आपने कहा एलिमेंट का जो मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। आपने कहा कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये बताइए। हमने कहा जैसे बेटा ये पहला वाला 1 लिखा हुआ है, अगर इस पहले 1 की बात करें तो दिस इज
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। आपने कहा इसकी फर्स्ट रो है और इसकी फर्स्ट कॉलम है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम एलिमेंट प्रेजेंटेशन में A11 का नाम देते हैं। A11 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो उसका नाम होगा बेटा A11। अब जैसे आपने कहा ये वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, आपने कहा जो चीज हमने आपको अभी समझाई वैसे आप सोच लीजिए। आपने कहा जब इसमें आएंगे तो आपकी रो तो फर्स्ट है मगर कॉलम नंबर सेकंड है, तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा बेटा A12। ठीक है बेटा, इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा A12। आपने कहा इसका नाम क्या हो जाएगा, आपने कहा इसका मतलब ये कॉलम 1 है मगर सॉरी रो 1 है कॉलम 3 है, तो आपने कहा इसका नाम हो जाएगा A13। तो आपने कहा आप जिस भी तरीके से कहिए हम आपको एक्सपेंड करके बता सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर इसका नेम क्या होता है। पहले बेटा नेम जानना जरूरी है, तभी हम आपको माइनर डिफाइन कर पाएंगे, माइनर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आपने कहा चलिए ठीक है, आपके हिसाब से हमने नेम तो समझ लिया, नेम कैसे डिफाइन करना है किसी भी एलिमेंट का। अब जैसे पर्टिकुलरली इसकी बात कर लें, आपने कहा इसमें रो आपकी कौन सी है बेटा, थर्ड, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो आपने कहा इसका नाम हो जाएगा A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो आप कोई भी चीज डिफाइन करेंगे उसका आप यहां पे नाम मेंशन कर दीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस हिसाब से आपने एलिमेंट को डिफाइन किया है बाय द सेम वे आप माइनर डिफाइन करते हैं। अगर यहां पर 9 एलिमेंट हैं आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर यहां पर 9 एलिमेंट हमारे पास हैं तो हमारे पास 9 ही माइनर होंगे। जैसे नाम हमारे एलिमेंट्स के हैं उसी तरह से नाम हमारे माइनर के भी होंगे। अगर इसका नाम A11 है तो इसका जब माइनर रखेंगे तो वो M11 हो जाएगा। इसका नाम अगर A12 है तो उसका माइनर रखेंगे तो M12 हो जाएगा। इसका नाम माइनर A13 है तो इसका माइनर M13 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने एलिमेंट्स को डिफाइन किया है आपने कहा उसी तरीके से हम माइनर को भी डिफाइन करेंगे। अब बात आती है माइनर निकालेंगे कैसे, तो आपने कहा उसके लिए देखिए बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर कि जो माइनर को डिफाइन करना है, तो अगर हमको M11 डिफाइन करना है तो हमने यहां पे लिखा है रिमूव 1 रो एंड रिमूव कॉलम 1। मतलब जिस एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है उस रो और उस कॉलम को आप रिमूव कर दीजिए। इस चीज को हम आपको एक प्रेजेंटेशन से दिखाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बेटा फर्स्ट रो हमने यहां पे कलर से कर दिया, फर्स्ट कॉलम ये भी हमने कलर कर दिया। अब जो बचा, आपने कहा क्या बचा, हमने कहा ये बचा आपका, आपने कहा ये जो बचा 2370, दिस इज कॉल्ड M11, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनर 11, माइनर वैल्यू ऑफ एलिमेंट 11, दिस इज कॉल्ड M11 एंड द वैल्यू इज डिफाइंड एज 2370। अब आपने कहा अगर इसको सॉल्व करना हो तो आपने कहा अभी हम सीख के आए पीछे, अगर इस हमारी माइनर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका इसमें बीच में माइनस, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0 -21, दिस कम्स आउट टू बी -21। तो M11 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमने आपको एक सिखाया मगर इसके थ्रू आप कितनी सारी चीजें एक साथ सीख गए वो आपके ऊपर है। हमने बोला M11 को अगर डिफाइन करना है तो M11 का मतलब है माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो उड़ा दीजिए, फर्स्ट कॉलम उड़ा दीजिए, जो आपका बचा वो आपका माइनर हो गया। तो आपने कहा जो बचा वो ये रहा बेटा, इसको सॉल्व किया तो 0 -21, दिस कम्स आउट टू बी -21। तो इस तरह से हमने इसको माइनर को डिफाइन कर दिया। आपने कहा अगर M12 की बात करें, आपने कहा बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, अब तो सब सीख चुके हैं। अगर M12 हम डिफाइन करते हैं तो आपने कहा फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, जो बचेगा हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपने कहा देख लेते हैं इस चीज को। आपने कहा ये गई फर्स्ट रो आपकी, ये गया सेकंड कॉलम आपका, जो बचा तो आपने कहा -1230, आपने कहा ये रहा आपका M12। आपने कहा वैल्यू निकालनी है, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, तो नेट आंसर -6 आ जाएगा बेटा, क्योंकि बीच में माइनस लगता है इसलिए -6 आ जाएगा। वैसे तो ये 6 आएगी वैल्यू बेटा। तो आपने कहा यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहे तो 0 ये आ जाएगा बेटा। फिर आपने कहा M13, आपने कहा डन, जो लॉजिक हमने सीखा है उसी लॉजिक पे हमने कर दिया, बस हम शेड करके दिखा देते हैं बेटा तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, जो बचा बेटा आपके सामने, आपने कहा ये वैल्यू हमारी बची, ये आ गई, सॉल्व कर लेंगे इसको, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप जितना चाहे हम उतना निकाल के दिखा सकते हैं। 9 एलिमेंट हैं, 9 माइनर निकल के आएंगे, M11, M12, M13 आपने देख लिया। अब इसके अलावा M21, M22 देख लीजिए आपके सामने बेटा सारे, मतलब सिंपली आपके सामने देखिए सारे एग्जांपल्स चल रहे हैं कैसे कैसे हमने वैल्यूज निकाली हैं स्टेप बाय स्टेप। M31 हो गया बेटा, M32 हो गया। कॉन्सेप्ट सब में सेम है बेटा, जिस एलिमेंट को निकालना है उस रोज कॉलम को आप उड़ा दीजिए। हमने उसको शेडिंग के थ्रू दिखाया हुआ बेटा, कैसे हम शेड करके इसको उड़ा रहे हैं।
चलिए बेटा, अब बात आती है कि माइनर तो आपने हमको सिखा दिया, उस माइनर का यूज कैसे करना है वो हमको आप सिखाइए कि अगर हमको कोई बड़े ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है या उसकी वैल्यू को निकालना है तो उसके थ्रू हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट में जो एक्सपेंशन होता है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हो सकता है। अगर सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आपको ये दे रखी है, हमसे कहा गया है इसकी हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा अगर इसकी हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट रो के अबाउट चल रहे हैं, फर्स्ट रो के अबाउट चलने में लॉजिक क्या होता है बेटा, बस आपको इतना ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस, आपको जो ऑर्डर लेके चलना है दैट इज प्लस माइनस प्लस, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि -1 की पावर i प्लस जे, ये आगे की स्लाइड्स में हमने मेंशन कर रखा है बेटा कि ये कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है और ये रट्टाफिकेशन नहीं है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऑर्डर यही लेके चलना है -1 की पावर i प्लस जे। आपने कहा i और j क्या है यहां पर, तो हमने कहा i का मतलब बेटा यहां पे रो है और j का मतलब यहां पे कॉलम है। तो जिस भी एलिमेंट के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहला एलिमेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपने कहा यहां पे 1 1 लिखा हुआ है, तो आपने कहा 1 1 का मतलब हो गया कि i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो आपने कहा यहां पर अगर हम i और j दोनों को 1 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो -1 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए यहां पे प्लस साइन है। अगर हम बात करें यहां पे 1 2 की, आपने कहा अगर हम 1 2 की बात करते हैं तो आपने कहा 1 2 के लिए हमें यहां पे जो डिफाइन करना है उसमें हमने ये सोचा कि 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 + 2 3 हो जाएगा, और 1 + 2 3 होने के कारण हमारा माइनस साइन आ जाएगा, तो देखिए बेटा यहां पे माइनस साइन आ रहा है। तीसरे वाले में डिफाइन करेंगे बेटा 1 3, तो आपने कहा 1 3 को डिफाइन करेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो 4 यानी कि इवन पावर यानी प्लस साइन, इसलिए बेटा यहां पे प्लस साइन आ रहा है। तो आपने कहा अगर हमें कोई बड़े ऑर्डर की डिस्क्राइब करनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है कि -1 की पावर i प्लस जे ले लीजिए। भाई देखो होता क्या है बेटा, छोटे वाले में तो सिंपली आप जो भी एलिमेंट होता है सीधे सीधे लेके डिफाइन कर देते हो, बट अगर बड़े ऑर्डर का आपके सामने आता है तो आपको इस चीज को याद रखना है। और आपने कहा कि ये जो M11 M12, तो आपने कहा अभी तो हम जस्ट सीख के आए हैं, हमने वैसे नीचे डिस्क्राइब भी कर दिया आपकी इस चीज को, बट आपने कहा अभी हम सीख के आए कैसे इसको निकाला जाता है। तो अब जो बात होने जा रही है वो बता रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आपको एक्सपेंड करना है, अगर हमारे पास ऑर्डर 3 × 3 है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है बेटा, सबसे पहला एलिमेंट लिया A11, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका माइनर है उसको ले लिया, तो आपने बोला M11 हमारा यहां पे आ गया। फिर आपने कहा हमने अगला लिया A12 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आया वो आपने ले लिया M12 माइनर उसका बेटा। फिर एलिमेंट लिया A13 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर आ गया बेटा वो हो गया M13, और आपने कहा जो ऑर्डर है वो हमारा प्लस माइनस प्लस वो हमने यहां पे निकाल के रखा हुआ है, तो आपने कहा इसके थ्रू जो ऑर्डर था हमारा प्लस माइनस प्लस उसको हमने ले लिया और उसके हिसाब से इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया। रही M11 M12 M13 की बात, तो M11 M12 M13 को आपको निकालने का तरीका हमने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। तो जो भी सारी वैल्यूज आपके सामने आएंगी उन सबको उठा के आपको इसमें पुट कर देना है और सॉल्व करके अपने आंसर को डिफाइन कर देना है। तो किसी भी 3 × 3 की मैट्रिक्स जो है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपको डिफाइन करनी हो तो आप इस तरीके से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो ली है, अगर आप फर्स्ट कॉलम लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उनके माइनर्स हैं उनको डिफाइन कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने कहा अब सपोज करिए जैसे यहां पर आपने बेटा M11 लिया था, M11 डिफाइन हो गया, M12 था M12 डिफाइन हो गया, M13 था M13 डिफाइन हो गया। आपने कहा सारा तो डिफाइन कर ही चुके हैं। आपने कहा एग्जांपल लेके देखते हैं, अब एग्जांपल लेके दिखाइए ताकि हमें समझ में आए कि जो आपने बात बोली वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। हमने एक एग्जांपल लिया बेटा 1 1 -2 -1 2 3 2 7 0। हमने कहा हमको इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू को डिफाइन करना है। आपने कहा अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो ऑर्डर होगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस में सबसे पहले एलिमेंट आया बेटा 1। अगर सबसे पहला एलिमेंट 1 आया तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसका नाम हो गया बेटा M11। फिर आपने कहा अगला एलिमेंट आया फिर 1, क्योंकि माइनस साइन था तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया बेटा, तो 1 × M12। फिर आपने कहा तीसरा एलिमेंट आया -2, तो -2 × M13, तो जिसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर्स की वैल्यू है उनको प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा ये देखिए हमने सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है। आपने कहा M11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे बेटा, तो आपने कहा ये वैल्यूज हमारी बचेगी, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली M12 डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली M13 डिफाइन कर सकते हैं। सारी वैल्यू को डिफाइन करने के बाद आपस में सॉल्व कर लेंगे, जो इसका आंसर होगा बेटा वो आपका नीचे निकल के आ गया 7।
तो आपने कहा जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी 7 निकल के आ रही है, और इसको जो निकालने का तरीका है वो आपने पूरी तरह से सीख लिया है। बस ध्यान इतना रखिएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप ले सकते हैं। पहली चीज, जो आप रो या कॉलम लेंगे उनके करस्पॉन्डिंग माइनस को आप डिफाइन करेंगे। मतलब जो भी वैल्यूज आपने लिया, अगर आपने फर्स्ट रो लिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग माइनस M11, M12, M13 आपने डिफाइन किया है यहां पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इस चीज का, मतलब जो आपने सीखा अब आप खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे आपके सामने है बेटा एग्जांपल, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए। हमने एक लाइन लिख दी, आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करिए। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से फिर हम आंसर चेक कराते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। चलिए बेटा टाइम अप, आप चेक करिए। आपकी जो वैल्यूज हैं, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और वैल्यूज भी बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। तो आपने कहा, आपने चेक किया, हम आपका आंसर अगर 38 आ रहा है तो डेट इज करेक्ट, और अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करिए आपने गलती क्या की है। हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज यहां पे एक्सप्लेन कर रखी है। चलिए बेटा, द फॉर्मूला फॉर 3x3 मैट्रिक्स। अब आपने कहा अब हमको जरूरत ही नहीं, अब तो हमने सीख ली कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, फॉर्मूले क्या जरूरत है। बाकी फॉर्मूला तो वही है ना जो अभी आपने करके आए हैं। A11 के करस्पॉन्डिंग M11, A12 के करस्पॉन्डिंग M12, A13 करस्पॉन्डिंग M13, और ये जो प्लस माइनस प्लस का साइन आ रहा है वो आपको पता ही है कि -1 की पावर i प्लस j है। फिर आपने बोला, जैसे आप अभी बात हम पहले से आपको बोलते चले आ रहे हैं कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रो या जो कॉलम आप ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइन आपको ध्यान रखना है कि साइन कौन सा लेना है। उसके लिए आपको तरीका मालूम है, -1 की पावर i प्लस j। आपने कहा, मैं आपके सामने एग्जाम्पल है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं बेटा। पहली रो के अबाउट ये करा हुआ है। आपने कहा हमने रो चेंज कर दी, हम सेकेंड रो लेंगे, तो आपने कहा ठीक है सेकेंड रो ले लीजिए। 2 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। फिर आपने कहा 2 2 करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, 2 3 करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग माइनस बेटा आपने डिफाइन कर दिए। आपने कहा ना हम तो थर्ड रो लेंगे, हमने कहा ये भाई थर्ड रो ले लीजिए। तो आपने कहा थर्ड रो लेंगे, तो अगर थर्ड रो की बात करें तो आपने कहा 3 1 आएगा, तो 3 1 3 + 1 4 यानी इवन प्लस साइन, 3 2 माइनस 3 3 प्लस। तो आपने कहा जो भी आप कहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। आपने कहा इस तरह से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चाहे फर्स्ट रो के अबाउट की जाए, चाहे सेकंड रो के अबाउट की जाए, चाहे थर्ड रो के अबाउट की जाए, वैल्यू जो फाइनली निकल के आएगी वो सबकी सेम ही निकल के आएगी। आपने कहा साइन वाली जो बात आई, तो आपने कहा अभी जो आप बात बोल रहे थे वैसे तो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, -1 की पावर i प्लस j। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने आपको एक शॉर्टकट बना के दिया हुआ है कि अगर आप मान लीजिए हर बार याद मतलब कि निकालना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली याद रखना चाहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। रटिएगा नहीं, दिमाग में लॉजिक वही होना चाहिए, -1 की पावर i प्लस j। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका लॉजिक वही रहेगा, बट यह है कि अगर 3x3 के लिए आपको करस्पॉन्डिंगली शॉर्टकट याद रखना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, आपने कहा जो अभी हमने बात बोली, चाहे आप रो के अकॉर्डिंग जाएं चाहे कॉलम में जाएं, मगर ये वैलिड जो है बेटा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका 3x3 में। जो सब जगह वैलिड है वो -1 की पावर i प्लस j है। अभी चाहे आप जितना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, मगर जो इसकी वैलिडिटी है वो 3x3 के लिए है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपने कहा ऑर्डर के हिसाब से आपने डिफाइन कर दिया है प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर आपका डिफाइन हो गया। चले बेटा, अब आते हैं कि अब जैसे वही सेम क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्टली ना सॉल्व करके अगर जो पैटर्न आपको सिखाया है उससे आपको करना हो, तो आपने कहा प्लस माइनस प्लस के थ्रू हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया और आंसर में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। ये बेटा फिर से आपके सामने है। अब आपने कहा ये देखिए 4x4 की मैट्रिक्स आ गई है। आपने कहा अगर 4x4 की मैट्रिक्स आ गई है तो 4x4 में आपने प्लस माइनस फिर रेक्टिफिकेशन चलाया है। हमने कहा कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, आप आइए, आप सोच के देखिए, सारी चीज आपको ऐसे ही समझ में आएगी। पहले एलिमेंट का नाम 1 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपने कहा अगर 1 + 1 2 हो जाएगा तो आपने कहा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। फिर -1 + 2, आपने कहा -1 की पावर 1 + 2 3 आएगा। 3 का मतलब ऑड पावर, तो -1 का पावर ऑड माइनस साइन। इस हिसाब से आप देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारे साइन आपके डिफाइन हो रहे हैं।
तो जिस भी ऑर्डर का दे दिया जाए आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक ही पैटर्न पे चीजों को चलाना है और उस हिसाब से अपने सारे आंसर को डिफाइन कर देना है। अब आपने कहा 4x4 मैट्रिक्स, अब आपने कहा जो बात आप इतनी से बोल रहे थे अब हमने यहां पे डिफाइन कर दिए बेटा, तो आपको रेक्टिफिकेशन कहीं नहीं करना है। 4 हो 5 हो 6 हो, आपने कहा हमें तो एक ही पैटर्न आता है, हम इसके थ्रू जो भी चाहेंगे सब निकाल सकते हैं। अब फाइनल वर्ड्स पे आ जाए बेटा आज के। आपने कहा था आपकी जो शुरुआत है आप उसमें डिटर्मिनेंट सीखेंगे, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखेंगे, माइनर सीखेंगे। 3 बातें आप सीख चुके हैं। अब लास्ट बात हमको जो सीखनी है आज के लेक्चर पे वो है बेटा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो डिफाइंड है दैट इज Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। Mij का मतलब बेटा ये है माइनर, ये माइनर है, और ये है बेटा कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर में जो रिलेशन है वो निकल के आता है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। मतलब अगर आपको माइनर निकालना आ गया है तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके आगे -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है। -1 की पावर i प्लस जे से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बस जो साइन चेंजिंग आएगी वो प्लस माइनस की आएगी, वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के थ्रू आएगी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के थ्रू जो चेंजेस आएंगे उसके थ्रू आप जो डिफाइन करेंगे वो आपके कोफैक्टर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा अगर हम बात करें कि अब जो वैल्यू हमको डिफाइन करनी है वो डिटर्मिनेंट की, जैसे अभी आपने माइनर के थ्रू डिफाइन की थी, अब हम कोफैक्टर के थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं। तो आपने कहा M11 में प्लस साइन आएगा। कोफैक्टर के M12 की बात की जाए तो M12 को डिफाइन करने में माइनस साइन आएगा, बिकॉज 1 + 2 3 होता है, और -1 का क्यूब जो निकल के आएगा बेटा वो आपका माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे, जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे तो उस समय आप प्लस माइनस प्लस साइन लेके चल रहे थे, और वो प्लस माइनस प्लस साइन जो था वो -1 की पावर i प्लस जे के कारण आ रहा था। मगर जब आपने कोफैक्टर वर्ड का यूज कर लिया तो कोफैक्टर वर्ड तो इसको कंटेन करता ही करता है, वो माइनर की सारी वैल्यूज लेता है मगर उसके आगे -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देता है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते समय हम जिन चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे थे प्लस माइनस प्लस का, वो अब वैल्यू सारी हम भूल जाएंगे। हम सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर दो। तो आपने कहा जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लो और उसकी सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर दो। ऐड का मतलब बेटा ये सिग्मा लगा हुआ है। तो आपने कहा जैसे A11 लेंगे तो C11 आ जाएगा, A12 लेंगे तो C12 आ जाएगा, A13 लेंगे तो C13 आ जाएगा। चाहे आप रो के अबाउट ले लो चाहे आप कॉलम के अबाउट ले लो, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने कहा चाहे रो के अबाउट लेंगे चाहे कॉलम के अबाउट लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमने कहा हमारी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपने डिफाइन किया आपने कहा उसमें हमको ये बात समझ में आई कि अगर हम माइनर के थ्रू जाएंगे तो हमको प्लस माइनस प्लस का साइन लेना है, और अगर हम कोफैक्टर के थ्रू जाएंगे तो हमें उसको लेने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम आपको कहें कि यहां पर अगर कोफैक्टर डिफाइन करिए तो वो हो जाएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है ना बेटा। तो अगर हम कोफैक्टर डिफाइन करते हैं तो वहां पर हमको प्लस माइनस प्लस लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपने कहा अगर हम कोफैक्टर डिफाइन करते हैं तो हमको वहां पे प्लस माइनस प्लस लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वहां पर हम सिंपली C11 C12 C13 ऑटोमेटिकली ले लेंगे जो हमारी वैल्यूज में प्लस माइनस प्लस को एडजस्ट किया हुआ है। तो माइनर में आपको लेना है, कोफैक्टर में किसी भी साइन की जरूरत नहीं है। तो जितना कंटेंट था बेटा आज का वो आपका ओवर। अब आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं बेटा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप सर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा, हमें उसमें ये चीजें हैं और हमको इसके रिगार्डिंग और आपसे ये हेल्प चाहिए। तो आप जो भी हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पे करके आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बेटा यहीं फिनिश करते हैं।